देखो बेटे B5 में हमें क्या दिया हुआ है कि एक कंटेनर है जो कि कंडक्टिंग कंटेनर है ना, और उसको हमने क्या किया, एक हॉट वाटर चेंबर के कांटेक्ट में रखा। पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। इनिशियल टेम्परेचर कितना था पानी का? 20 डिग्री सेल्सियस, और हमने कहां तक बढ़ा दिया? 100 डिग्री सेल्सियस तक, और स्लोली बढ़ाया। तो क्या हो गया, इस गैस को जैसे ही पानी का टेम्परेचर बढ़ाओगे, पानी का टेम्परेचर ज्यादा इसका कम, तो पानी से इसमें हीट फ्लो होगा, है ना, और वो स्लोली हीट फ्लो होगा तो ये पिस्टन क्या स्लोली ऊपर मूव करने लग जाएगा क्या? तो ये एक तरह का एक्सपेंशन हो गया। क्या मैं बोल सकता हूं दिस एक्सपेंशन विल बी आइसोबारिक एक्सपेंशन? यस क्योंकि सर। ये स्लोली ऊपर मूव करेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है तो गैस का प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा, है ना। अच्छा, फाइनली टेम्परेचर गैस का जो है वो पानी के टेम्परेचर के बराबर ही आ जाएगा, जो आउटसाइड वाटर है उसके टेम्परेचर के बराबर ही हो जाएगा। तो इनिशियल टेम्परेचर गैस का है 20 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर हो गया जी कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। और कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक प्रोसेस है। अब पूछा क्या है इसमें बताओ, क्या पूछा है? व्हाट वुड बी द हाइट, है ना। तो हाइट कैसे पता लगा ले? हाइट मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम पता चल जाएगा तो हाइट पता चल जाएगा। तो यहां पर सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट, व्हाट आई कैन डू इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स V initial by T initial is equal to V final by T final। तो क्या आ जाएगा? V इनिशियल को क्या लिखेंगे? एरिया मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल हाइट। T इनिशियल को क्या लिख देंगे? 293 केल्विन। फाइनल वॉल्यूम को लिख देंगे एरिया मल्टीप्लाइड बाय फाइनल हाइट, और T फाइनल कितना है? 373 केल्विन। ये एरिया से तो एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल हाइट क्या आ जाएगी बच्चों? इनिशियल हाइट इंटू 373 अपॉन 290। क्या ये फाइनल हाइट आ जाएगी इस तरीके से, है ना। अब इनिशियल हाइट की वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका बी पार्ट क्या है? इसके बी पार्ट में हमको पूछा हुआ है कि हम क्या करते जा रहे हैं, जैसे वेट ऐड करते जा रहे हैं, है ना। जैसे जैसे हीट फ्लो अंदर होती जाएगी क्या होगा, इसको एक्सपैंड होने की टेंडेंसी क्रिएट होती जाएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस पिस्टन को इट इज हेल्ड फिक्स बाय एडिंग वेट्स टू इट। तो जब आपने इसको वेट ऐड करके फिक्स रख लिया, इसका मतलब क्या है जी? वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, हमसे क्या पूछ रहे हैं, कितना वेट ऐड किया मैंने। तो पहले तो हम क्या करें, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, P इनिशियल बाय T इनिशियल इक्वल टू P फाइनल बाय T फाइनल। ये इक्वेशन लगा करके फाइनल प्रेशर पता लगा लेते हैं। फाइनल प्रेशर हो जाएगा इनिशियल प्रेशर इंटू T फाइनल बाय T इनिशियल। इनिशियल प्रेशर इंटू व्हाट इज फाइनल टेम्परेचर? 373। व्हाट इज इनिशियल टेम्परेचर? 293। तो क्या इस तरह से फाइनल प्रेशर आ जाएगा जी हमारे पास। एक बार अपने पास ये चीज आ गई, अब क्या करेंगे, देखिए ये जो पिस्टन है वो आपने मान लो कुछ मास वगैरह इस पे ऐड किए, टोटल M मास आपने ऐड कर दिया। इस पिस्टन का मास भी दिया हुआ है ना हमको, 13 किलोग्राम। यस सर।
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स ऊपर से नीचे लग रहा होगा 10⁵ इंटू एरिया। और पिस्टन पे क्या फोर्स लग रहा है, इसका खुद का वेट 13G, और क्या फोर्स लग रहा है mg, और अंदर से क्या फोर्स लग रहा है, गैस का फाइनल प्रेशर इंटू एरिया। तो ये पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, तो क्या हम नेट फोर्स जीरो कर सकते हैं? तो क्या आ जाएगा, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स लग रहा है, 10⁵ इंटू एरिया प्लस 13G प्लस mg, और आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, गैस का प्रेशर इंटू एरिया। तो गैस का प्रेशर कितना आ जाएगा, 10⁵ प्लस m प्लस 13 इंटू जी डिवाइडेड बाई एरिया। क्या ऐसा आ जाएगा, ये गैस का बेसिकली फाइनल प्रेशर आ है ना। अच्छा, उसी तरह से इनिशियल प्रेशर कैसे लिख सकते थे, इनिशियल कंडीशन में भी तो इक्विलिब्रियम है, तो इनिशियल कंडीशन में क्या क्या फोर्स लग रहा है, 13G डाउनवर्ड्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ इंटू एरिया डाउनवर्ड्स, और इनिशियल प्रेशर इंटू एरिया अपवर्ड्स। तो क्या आ जाएगा, इनिशियल प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू 10⁵ इंटू एरिया प्लस 13G। तो इनिशियल प्रेशर की क्या वैल्यू आ जाएगी, 10⁵ प्लस 13G बाई एरिया। आपके पास फाइनल प्रेशर ये पता चल गया, इनिशियल प्रेशर यहां से पता चल गया, इन दोनों को हम क्या करें, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। फाइनल प्रेशर की जगह लिख देंगे ये 10⁵ इंटू m प्लस 13G बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाय, ये किसके बराबर आ रहा है, इनिशियल प्रेशर, व्हाट इज इनिशियल प्रेशर, 10⁵ प्लस 13G बाई एरिया इंटू 373 बाई कितना, 293, है ना। इसको थोड़ा सा अगर और आसान बनाना है तो क्या कर सकते हो, देखो फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर कर दो आप, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 10⁵ प्लस mg बाई एरिया में से 10⁵ प्लस 13G बाई एरिया ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ mg बाई एरिया, यही तो बचेगा, है ना, ये बचेगा। और इसकी जगह हम क्या लिख दें, P फाइनल की वैल्यू लिख देता हूं, P इनिशियल इंटू 373 बाई 293 माइनस P इनिशियल, ये किसके बराबर आ गया, mg बाई एरिया के बराबर। तो यहां से P इनिशियल बाहर आ गया, 373 अपॉन 293 माइनस 1, ये किसके बराबर आ गया, mg बाई एरिया के। तो क्या वैल्यू आ गई जी, 373 माइनस 293 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई कितना, 293 इक्वल टू कितना, mg बाई ए। अब यहां से हमको m कैलकुलेट करना है, तो m कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, बोलिए। इनिशियल प्रेशर की ये वाली वैल्यू पुट कर दो, एरिया भी दिया हुआ है शायद हमको, उसमें कुछ इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा बेटे,
1 प्लस कितना 13/4 पाई, है ना? 13/4 पाई, ये ऐसा आ जाए। तो 13/4 पाई का मतलब क्या होता है? पाई इज 12.56, ऐसा कुछ आ रहा है। इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो तो क्या इससे mg की वैल्यू आ जाएगी, है ना? ये बात समझ में आई? ये देखो, ये एक्चुअल में क्या है, ऐसा सिलेंड्रिकल है ना ये पिस्टन कैसा है, मतलब कंटेनर सिलेंड्रिकल कंटेनर है ना, तो नहीं, तो सर्कुलर पिस्टन होगा तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर से लिखेंगे। और बोलिए। और क्या डाउट है बच्चों? और बोलिए जी। ये हुआ आपका B5। फिर सेक्शन सी पे आ जाए। C1, C2, C3, C4, D1, D1। D1 क्या है बेटे? हमें दिया हुआ है 16 ग्राम ऑक्सीजन एट 37 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 14 ग्राम नाइट्रोजन एट 30 कितना 27 डिग्री सेल्सियस। सिक्सटीन ग्राम ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विथ कितना 14 ग्राम नाइट्रोजन। 16 ग्राम ऑक्सीजन कितने पे 37, और 14 ग्राम नाइट्रोजन कितने पे 27 डिग्री सेल्सियस, है ना? 16 ग्राम ऑक्सीजन एट 37 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 14 ग्राम नाइट्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, है ना? देखो, हम ये मान के चलेंगे कि हमने क्या किया है, किसी क्लोज कंटेनर में इनको मिक्स किया। तो इसका मतलब वर्क डन बाय गैसेस कितना हो गया? वर्क डन बाय गैसेस इज 0। तो दोनों के लिए प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस ही हो गई, है ना? अब क्या है, हीट फ्लो किधर से किधर करेगा? फ्रॉम ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट फ्लो होगा, है ना? आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट फ्लो के लिए F/2 nR डेल्टा T ऐसा लिख सकते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट फ्लो के लिए क्या लिख सकते हैं? F/2 nR डेल्टा T। मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर T हो जाता है, तो हम इक्वेशन क्या लगाएंगे? हीट लॉस्ट बाय O2 इक्वल टू हीट गेन बाय N2। क्यों बेटे, ऐसा लिख सकते हैं। हीट लॉस बाय ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो सॉरी डाई एटॉमिक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना 5। तो 5/2 नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी ये 16 ग्राम, तो 16 डिवाइडेड बाय 32 इतना नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। F/2 nR डेल्टा T। डेल्टा T कैसे लिख देंगे? हीट लॉस लिखना,
तो इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, तो क्या वो 37 माइनस टी आ जाएगा बच्चों। और हीट गेन बाय नाइट्रोजन कैसे लिखेंगे, अगेन F by 2 NR डेल्टा टी, तो नाइट्रोजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर से कितना हो जाएगा 5, तो 5 by 2। उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखेंगे, मास अपॉन मोलर मास, 14 by 28 इंटू R इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या आ जाएगा जी T माइनस 27। अब इसमें क्या है देखो, ये 1/2 आएगा, ये भी कितना आ जाएगा 1/2, ये 5/2 है, ये भी, ये R है, ये भी, तो टेम्परेचर आपका क्या आ जाएगा 37 प्लस 27 इक्वल टू 2T बाई 2 कर दो तो ये TS है ना। 32 डिग्री सेल्सियस का फाइनल टेम्परेचर, बिल्कुल मिड पॉइंट आ गया, दोनों के बीच का एग्जैक्टली हाफ हो गया। उसके पीछे रीजन क्या है, दोनों गैस एक जैसी है, दोनों डाइएटॉमिक, दूसरा मोल्स भी सेम है ना, डायटोमिक है, मोल्स भी सेम है। अगर मान लो एक डायटोमिक होती एक मोनोएटॉमिक होती, एक में 5/2 आता एक में 3/2 आ जाता, तो फिर ये मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट नहीं लगता है ना। तो वो कुछ लोगों का आंसर हो सकता है ऐसे तुक्के में भी आ जाए, बोलने का अच्छा एक का 37 एक का 27 तो बीच का टेम्परेचर ले लो, क्या आ जाएगा, सीधे ही ये लिख दिया। लेकिन ये कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, ये वाला फेल हो जाएगा। अगर मैं इसमें ऑक्सीजन की जगह मान लो हीलियम बना दूं तो फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन ये इक्वेशन तब भी एप्लीकेबल। और बोलिए जी। हाँ बेटे, जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो क्या है बोलते जाओ, मैं चैट रीड नहीं कर पाऊंगा बिकॉज सर हाँ क्वेश्चन में अगर मीथेन सर इस तो क्वेश्चन में हम लोग पॉलीएटॉमिक लिख लेते हैं। हाँ बोलिए। सर MCV वाला फॉर्मूला यूज करें तो चलेगा। F/2 NR डेल्टा टी और NCV डेल्टा टी एक ही तो बात है। F/2 NR डेल्टा टी लिखो, आप F/2 NR डेल्टा टी लिख दो, या आप NCV डेल्टा टी लिख दो, ये एक ही तो चीज है। इसमें आपने क्या किया, F/2 इंटू R को CV तो लिखा यस सर। है ना, हाँ सर। F/2 इंटू R को ही तो CV लिखा है। यस सर। और बोलिए जी। सर D3। D3 में डाउट है, D3 क्या है, शो दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ, अच्छा ये वाला देखो बेटे, इसमें क्या है कि एक रूम है जिसमें ओपन विंडो है ना। अब क्या है, ये बोल रहे हैं कि डे टाइम का टेम्परेचर ज्यादा होता है, नाइट टाइम में टेम्परेचर कम हो जाता है। नाइट का टेम्परेचर T2 हो जाता है, वेयर T2 इज लेस देन T1, है ना। हम आप क्या कंसिडर करो, गैस प्रेजेंट इन द रूम कंसिडर करो, और ये बोल रहे हैं कि शो दैट इंटरनल एनर्जी स्टिल रिमेन्स द सेम। अब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, F/2 nRT, है ना। अब ध्यान दो, ये बोल रहे हैं टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है तो इंटरनल एनर्जी ऐसा लगेगा हमें कि कम हो गई है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, क्योंकि ये रूम खुला हुआ है तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकते हैं। गैस रूम से बाहर जा सकती है, बाहर से रूम में आ सकती है। तो हम ये कैसे इंश्योर करें कि बाहर से अंदर गैस जा रही है, मोल्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, सेम रह रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा। उसके लिए इन्होंने हमें दिया हुआ है कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स
कांस्टेंट। अच्छा, एनआरटी कैन ऑल्सो बी रिटन एज पीवी, एनआरटी कैन ऑल्सो बी रिटन एज पीवी इफ एन इज नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड द रूम। तो P हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द रूम, V हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द रूम। नाउ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमें दे दिया गया है, वॉल्यूम आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। तो P इंटू V का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब एनआरटी का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहेगा। कैसे कांस्टेंट रहेगा? अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो नंबर ऑफ मोल्स उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएंगे। मान लो टेम्परेचर, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लें आधा हो गया, कितना हो गया? आधा हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स डबल हो जाएंगे, अंदर बाहर से अंदर और एयर आ जाएगी, डबल हो जाएंगे। सो दैट एनआरटी का प्रोडक्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इंटरनल एनर्जी भी हम बोल सकते हैं कि क्या रहेगी? कांस्टेंट, है ना? समझ में आई बात? और बोलिए। सर E3। E3, E3 में डाउट है जी? यस सर। ओके, E3 वही वाला है ना, दो ट्राइंगल बन रहे हैं उसमें, है ना? दो ट्राइंगल बन रहे हैं, देखो। देखो बेटे क्या है, ये बोल रहे हैं एक प्रोसेस का पीवी ग्राफ कुछ इस तरह का है ना, ऐसा ग्राफ। और इसमें हम कैसे जा रहे हैं? नीचे वाले ट्राइंगल में कंप्रेशन हो रहा है ना? ऐसे ही जा रहे हैं क्या, या मैंने एरो गलत तो नहीं लगाया? राइट है सर। पक्का ऐसा ही है? हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ वॉल्यूम इन्होंने लिखा हुआ है कितना? V1, इधर वॉल्यूम लिखा हुआ है कितना? V2, इधर प्रेशर लिखा हुआ है कितना? P1, ऊपर प्रेशर लिखा हुआ है क्या? P2, और इधर बीच में प्रेशर लिखा हुआ है कितना? P0, है ना? यस। P1 की क्या वैल्यू दी हुई है? P1 is 10 raised to the power 5 पास्कल। P2 कितना दिया हुआ है? 4 into 10 की पावर 5 पास्कल। और P2 कितना दिया हुआ है? यार ये 4 नहीं दिया होगा, थ्री है। P0 3 ये 3 है, दिया। P2 4 पी है। नॉट 3 है, P0 P2 3 4 है है। और P2 4, ये 4 into 10 raised to the power 5। अच्छा, V1 V2 की क्या वैल्यूज दी हुई है जी? सर उन्होंने डेल्टा बी दिया सीधे सीधे 10 सीधे डेल्टा V दे दिया, कितना दे दिया? 10 10 लीटर। लीटर। ओके, तो ये वैल्यू हमें दे दी है कितना? 10 लीटर, है ना? अब देखिए, ये जो लोअर ट्राइंगल है, लोअर ट्राइंगल, ये तो किस डायरेक्शन में ट्रेस आउट हो रहा है? क्लॉकवाइज। और अपर ट्राइंगल किस डायरेक्शन में ट्रेस आउट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो लोअर ट्राइंगल का एरिया अगर मैं A1 कहूं और अपर ट्राइंगल का एरिया A2 कहूं, तो वर्क डन बाय गैस क्या A1 माइनस A2 हो जाएगा? क्लॉकवाइज एरिया मतलब पॉजिटिव वर्क डन, एंटी क्लॉकवाइज एरिया मतलब नेगेटिव वर्क डन। तो क्लॉकवाइज एरिया में से एंटी क्लॉकवाइज वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दी, है ना? साइक्लिक प्रोसेस का वर्क ऐसे निकालते हैं, एरिया एनक्लोज बाय द फिगर। अब
A1 कैसे निकालें? एरिया ऑफ ट्राइंगल वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस, व्हाट इज बेस? Delta V. 10 लीटर इंटू हाइट, हाइट ये वाली हाइट आ जाएगी, तो वो 3 - 1 यानी 2 इंटू 10 की पावर 5 एटमॉस्फेयर ऐसा आ जाएगा पास्कल, इतना। उसमें से A2 सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा, क्या A2 को मैं A1/4 लिख सकता हूं? एरिया ऑफ 2 विल बी 1/4 एरिया ऑफ A। ऐसा कैसे? देखो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं कि नहीं दोनों? हाँ सर। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये पैरेलल साइड्स है, तो सारे एंगल बराबर हो गए। क्यों? सारे एंगल बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल्स कैसे हो गए? हो गए कि नहीं? सिमिलर ट्राइंगल है, तो इसका मतलब क्या है? जो हाइट का रेशो है वही बेस का रेशो भी है। तो हम लिख सकते हैं, अच्छा बेस का रेशो क्या है, हाइट का रेशो क्या है? 2:1 है कि नहीं? हाइट का रेशो है 2:1, तो बेस का रेशो भी 2:1 आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस भी नीचे वाले के बेस का आधा है और हाइट भी आधी है, तो एरिया 1/4 हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? एरिया 1/4 हो गया, तो मैं पता है क्या कर सकता हूं, A2 को मैं सीधे ही लिख दूं A1/4। A2 को क्या लिख दूं? A1/4, तो ये कितना हो जाएगा? 3/4 A1, और फिर A1 की वैल्यू पुट कर दो, हाफ इंटू बेस, बेस इज 10 लीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर 5 पास, है ना? अब आपको अगर SI यूनिट में आंसर चाहिए तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर बराबर होता है किसके? 10⁻³ मीटर क्यूब के। तो ये आ जाएगा 3/8, 10 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10 की पावर 5। ये पास्कल में है, वो मीटर क्यूब में, तो मल्टीप्लाई होकर के जूल में वर्क आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कर सकते हैं जी अभी। Yes. यस सर। 3/4 0.75, और ये क्या आ जाएगा? इसको 10 की पावर 750 जूल का वर्क, है ना? कहां तक पहुंच गए? E3। E3 के बाद E4 में डाउट है क्या बच्चों? यस सर। E4 में डाउट, क्या डाउट है जी? E4 में किस किस को डाउट है? अच्छा, E4 तो अच्छा क्वेश्चन है, काफी लोगों को डाउट हो सकता है इसमें। ओके, हाँ सर। तो बेसिकली क्या है, देखो इसमें रियल गैस इक्वेशन दिया हुआ है, बोल रहे हैं P+N² A/V² इंटू V-NB किसके बराबर है बच्चों? nRT के। तो इसका मतलब प्रेशर किसके बराबर हो गया? nRT अपॉन V-NB माइनस N² A/V²। प्रेशर इसके बराबर हो गया। अब वर्क डन बाय गैस का क्या फॉर्मूला होता है बेटे? इंटीग्रल P/dV। तो प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में चाहिए, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा, अब ये दो इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा nRT अपॉन V-NB इंटू dV माइनस क्या? N² A/V²
dV, और इंटीग्रेशन कर दें v इनिशियल से v फाइनल, इसको भी v इनिशियल से v फाइनल। अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस दिया हुआ है क्या हमको, तो nRT पूरा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, dV अपॉन v माइनस NB फ्रॉम v इनिशियल टू v फाइनल। यहां से भी n स्क्वायर a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dV अपॉन v स्क्वायर v इनिशियल से v। इसका जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों वो ln के टर्म्स में आ जाएगा, nRT अपॉन nRT इंटू ln ऑफ v माइनस NB, है ना। क्यों, देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन x क्या होता है, ln x। इंटीग्रेशन dx अपॉन x का कोई लीनियर फंक्शन हो, जैसे a प्लस 3x इस टाइप का हो, तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो a प्लस 3x बाई 3, जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है उससे डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, v, वॉल्यूम के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हमने 1 से किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, और लिमिट पुट कर दो v इनिशियल से v फाइनल। dv बाई वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/v हो जाएगा, तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो n स्क्वायर a बाई v, है ना, और n स्क्वायर a 1/v, लिमिट पुट कर देंगे v इनिशियल से, बस अब लिमिट पुट करके आंसर कर, है ना। और बोलिए जी। कौन सा, F1 हो गया, F2, F3, F4, सर F3 में प्रॉब्लम है। F3 में प्रॉब्लम है। F3 क्या है बच्चे, when 1 ग्राम वाटर at 0 डिग्री सेल्सियस एंड इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ग्राम वाटर दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है जी, 0 डिग्री सेल्सियस, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या दिया हुआ है, पर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हमने क्या किया, हीट किया शायद, है ना। इस कन्वर्टेड इनटू, नहीं हमने क्या कर दिया, इसको कन्वर्टेड इनटू 1.091 सेंटीमीटर क्यूब आइस में कन्वर्ट कर दिया। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जी, आइस में। देखो 1 ग्राम वाटर की तो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब ही रही होगी, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, लगभग 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बोल रहे हैं हमने इसको आइस में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 ग्राम आइस ही बना होगा, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा था ना आइस का वॉल्यूम वाटर से ज्यादा होता है, आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो ये बोल रहे हैं कि जी इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया 1.091 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक्सपैंड कर गया है, ठीक है, अच्छी बात है। क्या करें अब, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वर्क डन बाय वाटर। अरे भाई साहब, वर्क प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो वर्क डन को क्या लिख दोगे, P डेल्टा V 10 की पावर 5 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 इंटू 0.091, वॉल्यूम किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 0.0091 जूल, इतना वर्क आ जाएगा, है ना। और एक्सपेंशन हुआ है तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, है ना। यस सर। और बोलिए जी। सर F7। F7, F7 से पहले कोई डाउट, F4, F4 क्या है बच्चे, an ideal gas is taken through a cyclic thermodynamic process through 4 steps
the amounts of heat involved in these steps are Q1 is, अच्छा बोलते जाओ क्या क्या है, एक मिनट F4 देखो क्या है, Q1 कितना है 5960 जूल, Q2 कितना है -5585 माइनस5585 558 जूल, Q3 क्या है -2980 हाँ 80, ओके, Q4 3645 प्लस यस सर। प्लस 3645, ओके। अब आगे क्या किया जी हमने, करस्पॉन्डिंग वर्क इन्वॉल्व भी हमें दिए हुए हैं। अच्छा जी, तो बड़ी अच्छी बात है, ये भी बोलते जाओ। तो पहला वाला वर्क क्या है 2200 2200 जूल, अगला -825 -825 जूल, अगला -1100 जूल। 1100, अगला सर नहीं दिया। नहीं दिया, ओके। अब क्या करें, पहला फाइंड द वैल्यू ऑफ W4, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। तो देखो पूरी साइक्लिक प्रोसेस में क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, नेट हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू वर्क डन बाय गैस इन एंटायर साइक्लिक प्रोसेस, कैन आई राइट दिस, बस इन सबको जोड़ दो तो डेल्टा क्यू की क्या वैल्यू आ जाएगी, क्या बोल रहा है, अरे यार ये हम है, देखो क्या है 5960 और 3645 को और इन दोनों को अलग से ऐड कर दो, 5 8 और 8 16 6 9 5 14 और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा क्या, ये है ना, 1040, कितना आ जाएगा 1040, और वर्क डन क्या आ जाएगा जी, ये हो रहा है 1925 और ये हो रहा है 2200, तो 275 आ जाएगा, क्यों बच्चों, यस सर। वर्क डन कितना आ रहा है 275 प्लस, तो 1040 इक्वल टू 275 प्लस कितना W4 W4, तो उससे W4 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्यों जी, W4 कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दे तो 1040 में से पहले 40 घटा दो, बचा 1000, उसमें से 200 और घटा दो तो बच गया 800, और फिर उसमें से 35 और घटा दो सर तो 765 760, ऐसा आ जाएगा जी, यस सर। 765 जी, है ना। अगला क्या पूछा है हमसे, एफिशिएंसी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड में सिर्फ पॉजिटिव वाला काउंट करते हैं। अच्छा टोटल वर्क डन तो ये 1040 ही आएगा ना, टोटल वर्क डन तो क्या आएगा 1040, और हीट सप्लाइड में सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है हमें, तो इन दोनों को ऐड किया था तो ये 9605 आया था, तो यहाँ पे लिख दो 9605, ये एफिशिएंसी ऑफ द, है ना।
और बोलिए जी। F4 हो गया। F5 हो गया। हाँ बच्चों, F5 हो गया, नहीं हुआ। F5 किस किस को डाउट है? F5 क्या हुआ बेटे, क्या दिक्कत आई इसमें? फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ वाटर एज इट इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। 2 किलोग्राम पानी है, उसको कहां से कहां हीट कर दिया हमने? 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस। 2 किलोग्राम वाटर heated from 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, है ना? अच्छा, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी कॉन्ट्रैक्ट ही करता है ना? 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ये हमें दिया हुआ है एंड इट्स डेंसिटी इज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 4 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। 999 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड 1000 किलोग्राम पर मीटर। ये कौन सा है? F6 है। अपन F5 पूछना है क्या तुमको? F5 में डाउट था क्या? नहीं है? क्यों कुछ बता रहा हूँ। तो इसको हटाएं फिर। F6 हो गया। ओके। F7 में डाउट है। F7 क्या है जी? In the given figure, an ideal gas is taken through a cyclic process ABCA, है ना? Consider the value of mechanical equivalent of heat J when 4.8 calorie of heat is given in the process। ठीक है, ये कैसा ट्राइंगल बन रहा है क्या? तो ट्राइंगल के एरिया से वर्क डन निकालो बच्चों। कितना वर्क डन आ रहा है जी? वर्क डन बाय गैस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाले। बेस क्या है इसका? 200 से 400 क्या? किलो पास्कल, है ना? तो 200 किलो पास्कल, तो 200 इंटू 10 की पावर 3 इतना पास्कल। और हाइट क्या है जी? 600 से 800 सेंटीमीटर क्यूब, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो तो 10⁻⁻6, है ना? अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये सब कैंसिल होकर के 1 10 बच जाएगा यहाँ। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू आ गई? वर्क डन बाय गैस की वैल्यू 20 जूल आ गई क्या बच्चों? वर्क सर डन बाय माइनस गैस होगा ना? कितना आ गया? क्या बेटे? माइनस ये रहेगा ना? माइनस होगा या प्लस होगा? देखो यहां पर इन्होंने ग्राफ को ना उल्टा कर दिया। पीवी ग्राफ को क्या बना दिया? वीपी ग्राफ। प्रेशर एक्स एक्सेस पे ले लिया, है ना? तो इसमें क्या होगा, इसमें कहानी थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी। उल्टी का मतलब क्या है? देखो ऐसा है, हाँ, आप ऐसे देखो, पहले ऊपर से नीचे जा रहे हैं, 800 से 600 तक जा रहे हैं, 800 से किधर जा रहे हैं बेटे? 600। तो ऐसा, फिर उसके बाद कैसे जा रहे हैं? स्ट्रेट लाइन टाइप से जा रहे हैं। क्यों? ये ऐसा है ना? अब आप देखो कि इस वाले पार्ट में तो वर्क डन 0 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस वाले पार्ट में वर्क डन नेगेटिव हो रहा है और इस वाले पार्ट में वर्क डन पॉजिटिव। अब नेगेटिव वर्क डन कैसे निकालते हैं? मतलब वर्क डन इंटीग्रल पी डीवी से निकालते हैं। तो आपको डीवी डीवी, अब वॉल्यूम जो है वो इधर है, तो नेगेटिव वर्क डन इतना एरिया होगा। कितना? इतना वाला। और पॉजिटिव वर्क डन
ये वाला ग्राफ जो वॉल्यूम एक्सिस के साथ मिलकर के घेर रहा है वो ये वाला एरिया हो। तो आप बताओ पॉजिटिव वर्क ज्यादा हो रहा है कि नेगेटिव ज्यादा हो रहा है? पॉजिटिव ज्यादा हो रहा है। कैसा वर्क ज्यादा हो रहा है? पॉजिटिव वर्क ज्यादा हो रहा है ना। तो बात क्या है बच्चों, वो हमारा हमने जो बात लिखाई थी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में ट्रेस हो रहा है तो वर्क नेगेटिव। उसमें प्रेशर वाई एक्सिस पे था और वॉल्यूम एक्स एक्सिस। अगर उल्टा कर दिया, प्रेशर को वाई एक्सिस पे ले आए और वॉल्यूम को, प्रेशर को एक्स एक्सिस पे ले आए और वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे, तो क्या होगा? हमारा इंटरप्रिटेशन भी उल्टा करना पड़ेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क डन बाय गैस विल बी नेगेटिव, और जैसा इसमें हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन विल बी, है ना। चाहो तो इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना। क्या है? नोट दैट इफ वॉल्यूम इज ऑन वाई एक्सिस एंड प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है? क्लॉकवाइज ग्राफ implies work done by gas is negative and anti-clockwise graph implies work done by gas is positive। क्या ये बात समझ में आती है जी? बोलिए। तो अब इसमें, अच्छा इसमें उन्होंने बोला हुआ है साहब हीट हमने कितनी सप्लाई करी? 4.8 कैलोरी हीट सप्लाई करी। अच्छा हमें ये तो पता है ना कि हीट सप्लाइड जो है वो वर्क डन के बराबर होता है, तो इसका मतलब 48 कैलोरी किसके बराबर है? 20 जूल के। 4.8 कैलोरी किसके बराबर है? 20 जूल। इसका मतलब 1 कैलोरी किसके बराबर हो गया जी? 20 जूल अपॉन 4.8। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 200 बाई कितना आता है? 48। 4 से कैंसिल कर दें इसको, कितना आएगा? 50/12 या 25/6। तो 6 4 जा 24, 106 1 जा 6, और आगे कितना आ जाएगा? 6 4.16 ऐसा आ जाएगा। यस सर। नहीं, 1 कैलोरी किसके बराबर आ गया जी? 4.16 जूल के बराबर। इसी को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ, मैकेनिकल इक्विवेलेंट, समान, समकक्ष किसके? हीट। 1 कैलोरी हीट कितने जूल वर्क के बराबर होती है? वही होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ, है ना। देखो ट्रेडिशनली क्या था, लोगों को ऐसा लगता था भाई टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। हीट सप्लाई करने का मतलब किसी हाई टेम्परेचर के बॉडी के साथ लो टेम्परेचर वाले बॉडी को कांटेक्ट में रखना पड़ेगा। लेकिन फिर बाद में लोगों को समझ में आया कि मैकेनिकली भी बढ़ा सकते हो, ऐसे भी टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हो। तो क्या है?
उन्होंने, अच्छा वर्क को, ट्रेडिशनली वर्क को क्या माना जाता था? टेम्परेचर बढ़ाने के हिसाब से नहीं। वर्क मतलब कैसे समझते हैं अपन? जैसे ये इसको पुश किया हमने, ऑब्जेक्ट को पुश कर फोर्स रहे इनटू हैं, जहाँ पुश पे कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो। उसका वेलोसिटी बढ़ रही है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के काम, या मैकेनिकल एनर्जी बढ़ाने के, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने का काम, टेम्परेचर बढ़ाने के काम ट्रेडिशनली ऐसा नहीं समझा जाता। वर्क की अंडरस्टैंडिंग क्या थी? मैकेनिकल एनर्जी, हीट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए काम। लेकिन फिर जेम्स जूल नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने समझाया कि भाई क्या है, वर्क कैन बी ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू, मतलब इस कैन ऑल्सो बी यूज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर। वर्क कैन बी यूज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर। उन्होंने कहा यार वर्क कितना हीट के इक्विवेलेंट है? वर्क को आप जूल में नापते हो, कैलोरी को किस में नापते थे पहले? हीट को किस में नापते थे? कैलोरी। तो एक जूल कितने कैलोरी के इक्विवेलेंट है, या एक कैलोरी कितने जूल के? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, किसका इक्विवेलेंट आप निकाल रहे हो? हीट का। तो एक कैलोरी कितने मैकेनिकल वर्क के इक्वल? यही होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज नथिंग बट कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम कैलोरी टू जूल, है ना? और बोलिए जी, ये हो गया। अब किस पे आ जाएं? सेक्शन जी, फैन ऑफ कर दे। हाँ, सेक्शन जी पे आ जाए क्या? सेक्शन जी सॉल्व किया है कि नहीं? नहीं किया अभी? कितने लोगों ने किया है? ठीक है, तुम लोग अपना डाउट्स पूछ लो जल्दी से, क्या है? जी थ्री क्या है बेटे? आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन थ्रू ए प्रोसेस dq इक्वल टू 2du, फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस, है ना? तो देखो बेटे, dq किसके बराबर दिया हुआ है? 2du के बराबर। और du क्या होता है जी? f/2 nr dt। ये G3 है ना, कौन सा है ये? f/2 nr dt। तो 3/2 nr dt ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? नहीं। तो इस प्रोसेस में जो हीट आपको सप्लाई करनी पड़ रही है फॉर dt चेंज इन टेम्परेचर, वो कितना करना पड़ रहा है? 3 nr dt। n मोल्स का dt टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतनी हीट सप्लाई करनी पड़ रही है। तो एक मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? n को 1 रख दो और dt को भी 1 रख दो, तो क्या आ जाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? या ये मोलर हीट कैपेसिटी होगी। समझ में आई बात? यही पूछा था इसमें। और बोलिए। जी फोर क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटर, क्या है? अगेन वही, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इतना एंड इतना, रेस्पेक्टिवली गैस कांस्टेंट इज इतना। तो सीपी कितना दिया हुआ है? 6.90। सीपी कितना दिया हुआ है बेटे? 6.90। क्या केल्विन, कैलोरी पर मोल केल्विन? क्यों? और सीवी क्या दिया हुआ है? 4.93 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो सीपी माइनस सीवी की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? आर के बराबर। एक कैलोरी में कितनी आ रही है वो निकाले, जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से। 6.90 माइनस 4.93, तो ये 1.97 ऐसा आ जाएगा क्या? क्यों बेटे? 6.90 में से मान लो 4.90 ही सब्ट्रैक्ट होता तो 2 ही आ जाता, लेकिन उसमें से 0.03 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 1 पॉइंट कितना कैलोरी पर मोल केल्विन। लेकिन हमें पता है ये किसके बराबर आना चाहिए? आर के बराबर आना चाहिए। और आर की क्या वैल्यू दी हुई है इन्होंने? 8.5
8.3 जूल पर मोल केल्विन। मोल केल्विन से मोल केल्विन 1.97 कैलोरी कितने जूल के बराबर आ गया? 8.3। तो एक कैलोरी कितना आ जाएगा? 8.3 अपॉन 1.97 जूल। तो यही क्या आ जाएगा? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, है ना। देखो वैसे तो हमें पता ही है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है, 4.18 जूल पर कैलोरी, इतना होता है, लगभग 4.18 जूल पर कैलोरी। लेकिन इस डेटा से निकालना है तो इस डेटा से है ना। देखो ये अगर हमें वैसे तो ये सीपी और सीवी की वैल्यू न भी देते तो अपन सीपी माइनस सीवी तो निकाल ही सकते थे। तो सीपी माइनस सीपी हमें इंडिपेंडेंटली पता है कि किसके बराबर होता है, आर के बराबर, और इन्होंने दे दिया कि इतना होता है, तो इनके डेटा से मैंने कैलोरी में वैल्यू निकाल ली, और जूल में मुझे पहले से पता है, तो पता चल जाएगा एक कैलोरी कितने जूल के बराबर, है ना। और बोलिए। ये हो गया। और क्या डाउट है जी? जी सेक्शन में और कोई डाउट है? G5, G6, G7? नहीं, ओके। बस अब आगे पढ़े या और डाउट्स पूछने हैं अभी? अभी कुछ बचे हुए हैं? ओके, ठीक है। बाकी डाउट्स आप या जिसने किया है वो अलग से पूछ लेना अभी क्लास के दौरान। अभी आगे पढ़ते हैं अपन। लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ा था? अब हमने ऑसिलेशंस बच्चों, हमने जो है एम्पलीट्यूड ओमेगा फाई का मतलब समझ लिया था, ओमेगा टी प्लस फाई का मतलब भी समझ लिया था। हमने वेलोसिटी एस इन टर्म्स ऑफ टाइम, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन पता किया था। हमने एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ पोजीशन पता किया। वेलोसिटी तो क्या होता है, पोजीशन से π/2 फेज आगे होता है, लेकिन एक्सेलरेशन और पोजीशन में 180 का फेज डिफरेंस होता है, क्योंकि माइनस साइन आ जाता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन और पोजीशन में 180। एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है, और मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेरिएबल एक्सेलरेशन एसएचएम में होता है, एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप का होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि क्या होगा, एसएचएम, है ना। ये बात हमने पिछली, मान लो कोई हमसे ये कह दे कि अब पार्टिकल is moving along x-axis and its x coordinate varies with time according to the relation d2x by dt square plus pi square by 9x equal to 0. d2x by dt square plus pi square by 9x equal to 0. ये ऐसा हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल्स मोशन। देखो भाई क्या है,
SHM की क्या इक्वेशन होती है? d2x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0. 0. नाउ कंपेयर दीज टू, इससे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी. ओमेगा स्क्वायर हो गया कितना? पाई स्क्वायर बाई 9. ओमेगा by को क्या 3. लिख लेंगे? पाई बाई 3. टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा, यानी 6 seconds. क्या 6 सेकेंड्स का टाइम पीरियड आ जाएगा क्या? Yes, sir. 6 सेकेंड्स का टाइम पीरियड आपके पास. हाँ, ये नोट किया तुमने? A particle performs SHM of frequency 5 hertz and amplitude 10 centimeter, है ना? Find the maximum velocity of particle maximum acceleration of the particle and the position at which velocity and accelerations are half of their corresponding maximum values. Are half of their corresponding maximum value.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा अभी। एम्पलीट्यूड क्या है जी? क्यों? ये होता है मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या होती है? ओमेगा है। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। कितना आ जाएगा? 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10 इज 100, तो 100 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। हर्ट्ज, 1 सेकंड इनवर्स को क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज इज बेसिकली 1 सेकंड इनवर्स, है ना? यस सर। तो एफ की वैल्यू 5 हर्ट्ज दी हुई है, तो सेकंड इनवर्स मतलब पर सेकंड हो गया, तो सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी यूनिट। या इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? क्या पाई मीटर पर सेकंड ऐसा लिख सकता है बच्चों? हाँ सर। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है जी? क्या ओमेगा स्क्वायर ए होती? एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? क्योंकि एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जब एक्स मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, यानी कि प्लस ए और माइनस ए दोनों ही पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मतलब मैग्नीट्यूड मैक्स, राइट? तो इट विल बी ओमेगा स्क्वायर ए। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई एफ। पुट कर दो 2 पाई एफ का होल स्क्वायर इंटू ए। 2 पाई एफ का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा जी? 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू ए। 4 पाई स्क्वायर को लगभग कितना लगता है? 10। एफ क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25। एम्पलीट्यूड वो कितना है? 10। 10। तो 25 इंटू 4 इज 100, और 100 इंटू 100 इज कितना? 10,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा? 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका जी। सर वो आपने एक 4 × 10 क्यों किया है? सर वो पाई पाई होगा। स्क्वायर को 10 हाँ लिखते सर, हैं। पाए होगा ना। अरे ये पाई का स्क्वायर है ना। अच्छा ओके। 2 पाई एफ का स्क्वायर करोगे ना तो 4, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एफ का स्क्वायर एफ। नहीं, तो आपने पाई² की वैल्यू 10 एज्यूम कर ली ना? 10 रख दी। पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 होता ही है बेसिक। पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली कितना? 10। लगभग 10 ही होता। ओके सर। अच्छा, और अब इसके बाद हमसे क्या पूछा है? एक्स की वो वैल्यू जबकि वेलोसिटी कितनी हो जाए? मैक्सिमम की आधी, है ना? तो v एज फंक्शन ऑफ x का क्या फॉर्मूला होता है? v इज ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v को हम चाहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ, मतलब ओमेगा a/2 ऐसा रख दे, इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, इन दोनों का स्क्वायर कर दो तो a²/4 इक्वल टू a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3a² ऐसी आ जाएगी। क्या उसको √3a/2 ऐसा लिख सकते हो जी? एम्पलीट्यूड क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो क्या 5√3 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम की आधी हो जाएगी, है ना? At 5√3 centimeter from mean position, velocity will be half of the maximum velocity, है ना? और दूसरा हमसे क्या पूछा है? एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का आधा कब होगा?
तो हम चाहते हैं ए बराबर हो जाए मैक्सिमम एक्सेलरेशन का आधा। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर ए। उसका आधा चाहते हैं। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई जी? a/2 यानी कितना? 5 सेंट। ठीक है। अच्छा, इसमें पोजीशन पूछिए ना, तो पोजीशन का आंसर तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो x को आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पर ±5√3 लिख सकते हो। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या लिख सकते हो? ±5 सेंटीमीटर, है ना? क्या ये बात समझ में आती है जी? यस सर। है ना? इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं। नोट किया सबने? अच्छा, अब इसमें जो हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो क्या है? मान लो हमसे कहा जाए कि ये m मास का पार्टिकल है, कि स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर। इस पार्टिकल का मास है 1 किलोग्राम। तो और ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। तो क्या ये कैलकुलेट कर सकते हो? भाई एक बात बताओ, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगी तब ये ब्लॉक मीन पोजीशन पे होगा ना? बोलिए। व्हेन स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, ब्लॉक विल बी एट मीन पोजीशन, है ना? वहां से मान लो मैंने इसको x आगे भेजा। कैसे आगे भेजा? x। तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हो जाएगा? एक्स। x इलोंगेशन हो जाएगा। यस सर। इलोंगेशन हो जाएगा x। तो इस ब्लॉक पे स्प्रिंग पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी। यस सर। कितना लगाएगी? के एक्स। है ना? वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो -kx। वैसे मैग्नीट्यूड आप क्या लिख सकते हो? kx, है ना? क्या ये एसएचएम की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सर। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वही एसएचएम का फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। यस सर। स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? फोर्स कांस्टेंट ऑफ एसएचएम। फोर्स कांस्टेंट किसे कहते हैं? जब फोर्स -kx टाइप का होता है तो जो k होता है उसको क्या बोलते हैं? फोर्स कांस्टेंट ऑफ एसएचएम। तो यानी फोर्स कांस्टेंट ऑफ एसएचएम कितना हो गया जी? 100 न्यूटन पर। अच्छा, फोर्स कांस्टेंट और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है? k इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। यानी ओमेगा पता लग जाता है अगर फोर्स कांस्टेंट पता चल जाए तो ओमेगा की क्या वैल्यू आ जाती है जी? √k/m। k है यहाँ पे 100, मास कितना है? 1। तो ओमेगा कितना आ गया? 10। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2π/ओमेगा, यानी π/5, है ना? इनफैक्ट आप यहीं से डायरेक्टली के टर्म्स में टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रख सकते हो।
2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इज रूट के बाई एम, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। इफ के इज फोर्स कांस्टेंट, एम एस मास, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों 2 पाई अंडर रूट एम बाई, ये ऐसा टाइम पीरियड हो गया। अच्छा, अगर मैं यहां पर एक स्प्रिंग की जगह ऐसे 2 स्प्रिंग लगा दूं, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, एक का K2, और स्मूथ सरफेस पे रख दें इसको, दोनों अपनी रेस्पेक्टिव नेचुरल लेंथ्स में है, तो एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा? देखो हमें क्या इसमें है, k की वैल्यू k1 आराम से प्लस करो, k2 होगा। ये कैसे, आराम से करो, कैसे, अभी नेचुरल लेंथ में है, हमें फोर्स को किसके टर्म्स में लाना है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के टर्म्स में लाना है ना। तो राइट द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मान लो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन मैंने राइट में करा दिया x, तो क्या होगा, क्या लेफ्ट वाली स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी? क्या लेफ्ट वाली स्प्रिंग कंप्रेस है, कितने अमाउंट से कंप्रेस होगी? x ही अमाउंट से कंप्रेस हो जाएगी, उसकी लेंथ में जो डिक्रीज हो जाएगा वो x ही हो जाएगा। भाई जितना ब्लॉक राइट में जाएगा उतना ही तो दबेगी, और उतना ही इलोंगेशन राइट वाली स्प्रिंग में हो जाएगा। राइट वाली स्प्रिंग की लेंथ बढ़कर के L0 1 प्लस एक्स हो जाएगी, और लेफ्ट वाले की कम होकर के L0 2 माइनस एक्स ऐसी हो जाएगी कि नहीं? बराबर बराबर होंगे ना, कि आधा आधा होगा? अरे आप खुद सोचो, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, ब्लॉक एक्स डिस्टेंस इधर चला गया, तो जितना ब्लॉक जाएगा, भाई ब्लॉक का ये वाला पार्ट स्प्रिंग के यहां से जुड़ा हुआ है ना, तो जितना ये पार्ट राइट में जाएगा उतना ही स्प्रिंग का भी ये वाला पार्ट राइट में चला जाएगा, और ये तो यहीं पे है, तो जितना ब्लॉक राइट में जाएगा उतना ही इस स्प्रिंग में कंप्रेशन हो जाएगा। सिमिलरली जितना ये वाला पार्ट राइट में जाएगा उतना ही ये वाला पार्ट भी राइट में जाएगा, और जितना ये पार्ट राइट में जाएगा उतना इस वाले स्प्रिंग में इलोंगेशन हो जाएगा। दोनों स्प्रिंग में एक में कंप्रेशन, दूसरे में, अच्छा जिसमें Elongation। कंप्रेशन हो गया, जिसमें कंप्रेशन हो गया वो किधर फोर्स लगाएगा? लेफ्ट। और ये लेफ्ट वाली स्प्रिंग में इलोंगेशन हो गया, ये किधर फोर्स लगाएगा? ये भी लेफ्ट में लगाएगा सब। जिसको वो कंप्रेस हो गया उसकी वापस नेचुरल लेंथ पे आने की पड़ी, और ये जो लेफ्ट वाली स्प्रिंग थी इसमें क्या हो गया? इलोंगेशन, तो ये किधर पुल करेगी? ये किधर पुल करेगा? अपनी तरफ नहीं, जिसमें कंप्रेशन हो गया वो पुश करेगा अपने से अवे, जिसमें इलोंगेशन हो गया वो पुल करेगा अपने। तो अल्टीमेटली दोनों सेम डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? दोनों सेम डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहे हैं, यस तो ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा जी? K1x प्लस K2x ऐसा आ जाएगा? नहीं, और तुम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखो तो फोर्स ऐसा माइनस टाइप का है। क्यों? हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है? राइट में, और फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्ट में, तो माइनस साइन लगा सकते। तो क्या आ रहा है? ये माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका टाइम पीरियड अपन ये देखते ही अपन टाइम पीरियड लिख सकते हैं क्या? 2 पाई रूट m बाई K1 प्लस K2, देखते ही आप टाइम पीरियड लिख सकते हो 2 पाई रूट m बाई K1 प्लस। तो जब भी किसी फिजिकल सिस्टम का हमको टाइम पीरियड लिखना होगा या उसको एसएचएम प्रूव करना होगा, तो क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप वुड बी टू फाइंड मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब वो पोजीशन जहां पे नेट फोर्स 0 है, वहां से ऑब्जेक्ट को एक्स डिस्प्लेस करा देंगे, और उस एक्स डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे इन टर्म्स ऑफ एक्स हम नेट फोर्स लिख देंगे। अगर नेट फोर्स वेक्टर फॉर्म में
माइनस के एक्स टाइप का आ रहा है, तो एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा हो कांस्टेंट, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्स कांस्टेंट के टाइम पीरियड लिख देंगे 2 पाई अंडर रूट एम। पिछली क्लास में वो अर्थ के अंदर टनल बनाई थी, उसमें भी तो ऐसे ही किया था। अर्थ का सेंटर मीन पोजीशन था, वहां से एक्स डिस्प्लेस किया, फोर्स लिखा m इंटू उस जगह पर g क्या है, g कैपिटल M बाई आर क्यूब इंटू एक्स, तो x को अलग रख लिया, m बाई आर क्यूब, ये पूरा क्या आ गया, फोर्स कांस्टेंट 2 पाई रूट स्मॉल m बाई k कर दो तो क्या आ जाएगा जी, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अराउंड अर्थ सेंटर इन दैट टनल, है ना। यस ये सर। बातें बच्चों बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके बाय सर। बाय सर, थैंक यू बाय सर। बच्चों, नीचे जाना पड़ेगा तुमको, केमिस्ट्री की क्लास है ना अभी तुम्हारी। यस